zoology class. So last class we have seen the structure of skull. In a skull, at the base of skull, we have seen at the base of skull there is a U-shaped bone. What is this U-shaped bone? Hyoid. Hyoid bone. So what is the function of hyoid bone? Hyoid is a U-shaped bone. U-shaped bone supporting for tongue. Supporting to tongue. Okay. Tongue is what type of muscle? Skeletal muscle. Skeletal muscle means it should be connected to bone. स्केलेटल मसल किसको बोलते हैं? जो मसल बोन से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल. तो टंग यहां पर है. एट द बेस ऑफ टंग देयर इज अ यू शेप बोन. बेस ऑफ टंग में दैट इज सपोर्टिंग फॉर टंग. ओके. एंड हायोड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर स्कल. पता है ना? हायोड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर स्कल. तो इसलिए स्कल में ये ऊपर का पूरा क्रेनियम, ये ऊपर का पूरा क्रेनियम और ये फेशियल, राइट. और ये हायोड. हायोड इज आल्सो अंडर स्कल. और यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स हैं. ईयर ऑसिकल कितने हैं? 3x2 बोला था मैं. ईयर ऑसिकल्स 3x2. मैलस, मैलस इंकस स्टेप्स. मैलस इंकस स्टेप. दीज आर द 3 ईयर ऑसिकल्स. मैलस है, इंकस है, स्टेप्स है. एंड स्टेपिस या स्टेप्स बोलते हैं. स्टेप्स इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स. ओके. तो और एक बार देखिए शॉर्ट में क्या समराइज करेंगे. स्कल में हम पढ़ चुके हैं. स्कल इज हैविंग फर्स्ट क्रेनियम, देन फेशियल, देन यू शेप बोन, हायोड बोन, और ईयर ऑसिकल्स हैं. ईयर ऑसिकल 3 है. मैलस, इंकस, स्टेप्स. मैलस, इंकस, स्टेप, these are the 3 bone which are having very very odd function. बिल्कुल ऑड फंक्शन करने वाले बोन हैं. ये बोन कोई सपोर्ट करना, फ्रेमवर्क देना, ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मैलस, इंकस, स्टेप्स? ईयर ऑसिकल्स आर हेल्पिंग फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स. एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड. एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स. नेचुरल एक एम्पलीफायर है हमारे ईयर में. अगर कोई स्लो भी बोल रहा है, यू कैन एम्पलीफाई द साउंड. एम्पलीफाई कर सकते हैं हम साउंड वेव्स को. और एम्पलीफाई करने के लिए क्या है? ईयर ऑसिकल्स हैं. 3 ईयर ऑसिकल हैं. मैलस, इंकस, स्टेप्स. अगर पूछेंगे आपको विच बोन्स ऑफ द बॉडी आर हैविंग टोटली ऑड फंक्शन, सो इनका है ऑड फंक्शन ईयर ऑसिकल्स का. बिकॉज ये बिल्कुल अलग ही काम कर रहे हैं ना. ये बोन होते हुए क्या कर रहे हैं? साउंड को एम्पलीफाई कर रहे हैं. इट्स अ वेरी ऑड फंक्शन. अदर बोन्स आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. ठीक है. एंड मेनी स्टूडेंट्स दे आर हैविंग डाउट हियर. कल मैं बताया था यहां पर ये ऑक्सीपेटल कॉन्डाइल है बोला था मैं. करेक्ट. वेदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आर आल्सो बोन बोल के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे. तो मैं कल पढ़ाते वक्त क्या बोला था? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर द प्रोसेसेस ऑफ बोन. प्रोसेस. व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? स्केलेटन टॉपिक में प्रोसेस का मतलब है आउटग्रोथ. मतलब यहां पर एक ऑक्सीपिटल बोन है और ऑक्सीपिटल बोन का जो ऑक्सीपिटल बोन का जो प्रोसेस है, व्हाट इज दैट प्रोसेस? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ.
आउटग्रोथ लिख लीजिए, प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ। क्लियर हो चुका है? ईयर ऑसिकल का पॉइंट क्या लिखे आप? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, occipital condyle, these are the processes of occipital bone. occipital bone paired है अनपेयर्ड है? हाँ, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड एक ही बोन होती है ना। अगर हम स्कल को ऊपर से देखेंगे, ऊपर से फ्रंट व्यू यहां से सामने से देखेंगे, तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा दिखने वाला है। स्कल कुछ ऐसे दिखने वाला है। फ्रंटल बोन एक ही है, फ्रंटल बोन एक ही है ना सामने, और ये दो टेम्पोरल हैं, और ये दो पैराइटल हैं, और ये क्या है? ऑक्सीपिटल है। एंड ऑल द बोन्स आर ऑफ द क्रेनियम। क्रेनियम के जो बोन्स है ना, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय मींस ऑफ सूचर्स। कनेक्शन बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, अब फ्रंटल बोन है, फिर ये पैराइटल बोन है, ये पैराइटल और फ्रंटल कैसे कनेक्ट होंगे? बाय मींस ऑफ इंटरकनेक्शंस। व्हाट आर द इंटरकनेक्शंस? सूचर्स बोलेंगे। interconnections between interconnections between cranial bone, between cranial bones क्या बोलेंगे? सूचर्स, सूचर्स बोलेंगे। ओके, तो ये था कंप्लीट स्कल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम स्कल टू सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने वाले हैं हम अब। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम समझने आया सबको? तो ये स्कल है, और ये स्कल का कौन सा व्यू है? फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू है ना, यहां सामने से देखेंगे स्कल को तो यहां पे से ऐसे दिख रहा है। ये सामने ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल। टेम्पोरल दो साइड हैं देखिए, पैराइटल दो साइड हैं। तो ये डायग्राम याद रखने से फायदा क्या है? कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पेयर्ड कौन से हैं? टेम्पोरल पेयर्ड हैं, पैराइटल पेयर्ड हैं, फ्रंटल अनपेयर्ड है, occipital भी unpaired है। And yesterday we also seen occipital bone is having a large opening called foramen magnum through which spinal cord passes out। चलिए, अभी हम जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। और बैकबोन कैसे ड्रॉ करते हैं हम? नेक, थोरस, थोरैक्स, abdomen, सैक्रम, कोकिस। कितने कर्वेचर हैं जरा देखो? फर्स्ट कर्वेचर, सेकंड कर्वेचर, थर्ड कर्वेचर, फोर्थ कर्वेचर, फिफ्थ कर्वेचर, फिर इनर साइड है। तो बैकबोन ऐसा है डिजाइन इसका। कितने कर्वेचर हैं? 5 कर्वेचर्स हैं। ऐसा बैकबोन बोल तो ऐसा इमेजिन मत करो आप, स्ट्रेट लाइन नहीं है बैकबोन। बैकबोन को कर्वेचर भी है, कभी इनर साइड कर्वेचर है, कभी आउटर साइड कर्वेचर है, फिर इनर, फिर आउटर, फिर इनर। ये देखो सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल मतलब नेक, और ये थोरासिक है मतलब चेस्ट, और ये लुम्बार है। लुम्बार मतलब अब्डोमिनल, लुम्बार मीन्स अब्डोमिनल। फिर ये क्या है? सैक्रम, सैक्रम मतलब हिप रीजन।
फिर ये कोकीस है, कोकीस टेल रीजन है, टेल या काउडल, टेल या नहीं तो काउडल रीजन बोल सकते हैं टेल या काउडल रीजन। टेल या नहीं तो काउडल भी बोलते हैं, काउडल मतलब टेल। ओके, मतलब बैकबोन इज हैविंग हाउ मेनी कर्वेचर, 5 कर्वेचर है, and how many curvature are directed towards outer side? 2 curvature directed outer side, दिख रहा है आपको 2 कर्वेचर डायरेक्टेड आउटर साइड? नहीं, ये देखो सर्विक्स कहां है, सर्वाइकल इनर साइड है ना, इसका डायरेक्शन इनर साइड है, ये आउटर साइड है, दिस इज आउटर साइड, दिस इज आउटर साइड। कितने हुए कर्वेचर आउटर साइड? 2 कर्वेचर आउटर साइड, 3 कर्वेचर डायरेक्टेड इनर साइड, 3 कर्वेचर डायरेक्टेड इनर साइड। वो कैसा 3 कर्वेचर इनर साइड जरा देख लो सर्वाइकल इनर साइड, थोरैक्स ये तो आउटर साइड चले गया, लुम्बार फिर अंदर आए, देखो बाहर जाकर फिर अंदर आना, ठीक है, इनर साइड है, फिर कोक्सीजियल या कोकीस फिर इनर साइड है, तो 3 इनर साइड बोल रहा हूं मैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया है ना सबको? नाउ पीसेस ऑफ बोन्स प्रेजेंट इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम दे आर कॉल्ड वर्टिब्रे। जो भी पीसेस होंगे बोन्स के वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हम वर्टिब्रे बोलने वाले हैं। पीसेस ऑफ बोन्स, pieces of bones in vertebral column, in vertebral column are called vertebrae, वर्टिब्रे बोलेंगे। टोटल कितने वर्टिब्रे हैं? टोटल वर्टिब्रे 26 हैं, 26 वर्टिब्रे होते हैं। आप बोलेंगे वो कैसा 26? 26 कैसा होंगे? तो नेक में कितने वर्टिब्रे हैं, थोरैक्स में कितने वर्टिब्रे हैं, अब्डोमिनल रीजन में कितने वर्टिब्रे हैं, पूरे काउंट करना पड़ेगा आपको। ओके, so there is a formula here, vertebral column formula। वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला क्या है? C7T12L5, ठीक है, S1C1, or you can write like this also, C7T12L5 S5 in bracket C4 in bracket। ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड है, ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड है। मतलब ये था कि वर्टिब्रल कॉलम में 7 + 12 + 5 26 हो गए ना, ये पूरे मिला के ऊपर 26 हो गए। फिर ये 5 इन ब्रैकेट 4 इन ब्रैकेट को एक ही काउंट करना है। न्यूबॉर्न में सेपरेट बोन्स हैं ये, लेटर ऑन दे फ्यूज। यस, 5 इन ब्रैकेट मींस फर्स्ट अर्लियर देयर आर 5 बोन्स which later on fuse and form one bone, इसलिए यस 1 C1, ठीक है। टोटल 26 हो रहे हैं ना, 26, यस, क्लियर है। नाउ व्हाट इज C फॉर? सर्वाइकल C7, मतलब नेक में जो वर्टिब्रे होंगे, नेक में जो वर्टिब्रे होंगे 7 होंगे, थोरैक्स में जो वर्टिब्रे होंगे T12 हैं, लुम्बार में जो वर्टिब्रे हैं L5 है, सैक्रम में जो वर्टिब्रे हैं, सैक्रम
C1 बोल के, S1 बोल के लिखा था ना मैं, S1। और कोकिस में क्या लिखेंगे? C1 लिखना है। मतलब नेक रीजन में 7 वर्टिब्रे हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स आर हैविंग 7 वर्टिब्रे इन द नेक। आपको क्वेश्चन पूछेगा वेदर जिराफ इज हैविंग 7 वर्टिब्रे और मोर देन 7 वर्टिब्रे। जिराफ सो लॉन्ग नेक, है ना, उसके वर्टिब्रे कितने रहेंगे? whether they are equal to the number of vertebrae, cervical vertebrae present in monkey or rat. Yes, almost all mammals are having 7 cervical vertebrae, चाहे वो जिराफ हो या रैट हो। लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, पीसेस ऑफ बोन उतने ही रहेंगे। 7 एक मैमल का कैरेक्टर है। C7 सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल। एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन है, छोड़िए वो, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मैमल आर हैविंग, ये पॉइंट लिख लेना है आपको, ऑलमोस्ट ऑल मैमल हैविंग 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, लेकिन एक एनिमल है एक्सेप्ट स्लोथ। स्लोथ बेयर बोल के एक मैमल है, स्लोथ बेयर, एंड इट इज हैविंग मोर देन 7 वर्टिब्रे हो सकते हैं उनके पास। 8 वर्टिब्रे भी हैं उनके पास। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मैमल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ओके, नाउ लेट्स सी वर्टिब्रे कैसे दिखते हैं। ये रहा बैकबोन हमारा। तो ये बैकबोन में कुछ ऐसे पीसेस हैं बोन के, दीज आर द पीसेस। ये बोन से पीसेस हैं, हर पीस को हम बोलने वाले हैं वर्टिब्रे। बैकबोन ऐसी है, करेक्ट। And center of each vertebrae is having a hollow canal. Center of each vertebrae is having a hollow canal called neural canal. Center of each vertebrae is having a hollow canal called neural canal, through which vertebral column, through which spinal cord passes. इसके अंदर से रास्ता है स्पाइनल कॉर्ड का। समझ में आया? स्पाइनल कॉर्ड यहां पे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन है। यहां पर ब्रेन है, ये ऐसा कुछ ब्रेन है। फिर ये ब्रेन के अंदर से निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड पूरा पास हो रहा है अंदर से ऐसे थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। आ रही बात समझने? प्रोटेक्शन चाहिए ना स्पाइनल कॉर्ड को। सेंटर ऑफ ईच वर्टिब्रे इज हैविंग ए हॉलो कैनाल कॉल्ड न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल बोल रहे हैं, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। ठीक है ना, बात क्लियर सबको? नाउ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम क्या है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम है अटलस। और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम क्या है? एक्सिस। मतलब अटलस कुछ ऐसा दिखेगा और एक्सिस कुछ ऐसा दिखने वाला है। अटलस कुछ ऐसा है, एक्सिस कुछ ऐसा है। सो एक्सिस बोन का जो प्रोसेस होता है ना, इट इज कनेक्टेड टू अटलस बोन। एक्सिस बोन का एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस का नाम क्या है?
What is this process called? Odontoid process. Odontoid process. प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ, मतलब क्या होना है, आर्टलेस और एक्सिस कुछ ऐसा फिट होना है, दोनों भी टाइटली फिक्स होना है, और आर्टलेस और एक्सिस दोनों एक दूसरे के ऊपर रोटेट करना है ऐसे, जैसे नेक आपकी रोटेट हो रही है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे। तो यहां पे लिखेंगे एक्सिस बोन फिक्सेस विथ आर्टलेस बोन बाय मीन्स ऑफ, बोलिए, बाय मीन्स ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस है। इफ एट ऑल, इफ देर इज ए क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बोल के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन बताइए। वर्टिब्रल कॉलम फंक्शंस, चलो एक फंक्शन तो बताता हूं मैं, देखिए। वर्टिब्रल कॉलम का एक सपोर्ट हेड है ना, हेड किसके ऊपर है? हेड किसके ऊपर है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर है। हेड को सपोर्ट कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। और क्या है? कनेक्टेड विथ रिब्स, रिब्स के साथ कनेक्टेड होना है। ये देखिए वेंट्रल साइड आ गए तो यहां पर कुछ ऐसे रिब्स भी हैं, ये रिब्स हैं, है ना, ऐसे दिखेगा ना, रिब्स, वेंट्रल साइड रिब्स भी हैं, ये रिब्स हैं। और कोई फंक्शन? सपोर्ट ट्रंक ऑफ द बॉडी, ट्रंक जो मेन ट्रंक है, अब्डोमिनल एरिया है, सपोर्ट ट्रंक ऑफ द बॉडी। And in between the vertebrae, there are some disc shape structure. In between the vertebrae there are some disc shape structure, cartilaginous disc like structure. What are those cartilaginous disc like structure? In between the vertebrae, cartilaginous इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं उनको हम, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज प्रेजेंट, intervertebral disc is present, which prevent, yes, what it prevent? Which prevent friction, between the bones or between the vertebrae. वर्टिब्रे के बीच बीच में जो डिस्क हैं, these disc like structure they prevent friction. अगर सपोज ये डिस्क निकाल दो आप, अगर एक भी डिस्क स्लिप आउट हो जाएगी तो ये दोनों वर्टिब्रे ऐसा फ्रिक्शन करेंगे, और जिस उससे जो पेन होगा ना, दैट पेन कैन नॉट बी टॉलरेटेड, कैन स्टैंड भी नहीं कर सकते बराबर। तो ये दोनों बोन्स के बीच में ना एक शॉक अब्जॉर्बर है, और ये शॉक अब्जॉर्बर जो है थोड़ा थोड़ा जो है डिसॉल्व होते जाते हैं विथ एज। बैक पेन वगैरह ज्यादा रहता लास्ट में, ओल्ड एज में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसॉल्व होते रहते हैं। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर ज्यादा ही डिसॉल्व हो गए तो ओल्ड एज में हाइट भी कम हो सकती है जरा। ओल्ड एज में अब अगर साइंटिफिकली अगर बात करेंगे, वेदर हाइट डिक्रीजेस इन ओल्ड एज, यस पॉसिबल, हाइट डिक्रीज हो सकती है बिकॉज ऑफ डिसॉल्विंग इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सपोज यहां पे एक 4-5 डिस्क डिसॉल्व हो गए
1 mm के, थोड़ी सी हाइट, चुप, ज्यादा नहीं, पहले 6 फीट के थे बाद में 4 फीट के, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता। चलिए ये था, देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में, कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो। क्लियर, सारी चीजें आ चुके हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। यस, फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द नेक यू हैव टू रिमेंबर, एटलस एंड एक्सिस, तो कंपलसरी याद रखना। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे एक्सिस है। अब क्या पढ़ना चाहिए हम? रिब्स पढ़ना चाहिए, और रिब्स पढ़ने से पहले याद रख लो C7 T12 L5 S1 C1 लुम्बार वर्टिब्रे आर द लार्जेस्ट वर्टिब्रे। अगर साइज की अगर बात करेंगे, लुम्बार वर्टिब्रे आर द लार्जेस्ट वर्टिब्रे, साइज में अगर बात करेंगे तो लुम्बार वर्टिब्रे लार्जेस्ट हैं। और कोकीज के जो वर्टिब्रे हैं, कोकीज वर्टिब्रे आर वेस्टिजियल। कोकीज के जो काउडल वर्टिब्रे, कोकीज, कोकीज है ना, टेल को बोल रहे हैं हम, ठीक है। ह्यूमन में टेल तो नहीं है, लेकिन टेल की तरह एक प्रोसेस है बैकबोन में। ऐसा पूरा बैकबोन पूरा स्टडी करने के बाद यहां लास्ट में कुछ ऐसा टेल की तरह स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। तो वो तो वेस्टिजियल है, कोकिस वेस्टिजियल है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं रिब्स की तरफ। रिब्स कितने लिखूं मैं, बोलो? 12 पेयर्स मतलब 24, 12 पेयर्स रहेंगे, मतलब 24 रिब्स हैं। 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड। तो अगर मैं वेंट्रल साइड के बारे में बोलूं, सो वेंट्रल साइड में एक चेस्ट बोन है, इधर वेंट्रल साइड में एक बोन है, दिस चेस्ट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। क्या बोलेंगे इसको? स्टर्नम बोलेंगे, चेस्ट बोन बोल रहे हैं इसको, स्टर्नम एक ही रहता, स्टर्नम वेंट्रल साइड। एंड दिस स्टर्नम आर कनेक्टेड विथ रिब्स ऑन बोथ द साइड्स। ये फर्स्ट रिब हो गया, सेकेंड रिब हो गया, और ये रिब यहां से निकल के पीछे बैक साइड जाके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होना। समझ रहे हैं आप? यहां से रिब्स निकलना, निकल के बैक साइड जाके किससे कनेक्ट होना? वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होना है। ये एक रिब हो गया, 3 रिब्स हो गए, 4th रिब हो गया, 5th पेयर, 6th पेयर, 7th पेयर, ठीक है। first 7 pairs of ribs, they are dorsally connected to vertebral column, ventrally connected to sternum, and they are called true ribs. क्या लिखे? first 7 pairs of ribs, first 7 pairs of ribs ट्रू रिब्स हैं। डॉर्सली किससे कनेक्टेड हैं? डॉर्सली कनेक्टेड टू, बोलो, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम। स्टर्नम बाय मीन्स ऑफ हायालिन कार्टिलेज। अच्छा, कनेक्शन का नाम भी है हायालिन कार्टिलेज। इसका मतलब हो गया जो कनेक्शन बन रहे हैं स्टर्नम से आके, रिब्स यहां पर जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन को मैं बोल रहा हूं हायालिन कार्टिलेज। कार्टिलेज का कोई एडवांटेज? फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। कार्टिलेज हेल्प इन गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये फर्स्ट 7 पेयर हो गए, मतलब 14 रिब्स हो गए। अब आइए 8th 9th 10th रिब्स। 8th रिब, 9th रिब, 10th रिब किससे कनेक्ट हो रहे हैं? स्टर्नम से नहीं, 7th पेयर ऑफ रिब से जाके कनेक्ट हो रहे हैं।
8th 9th 10th कौन सी क्लास में है अब? 12th में। so 12 pairs of ribs. so 8th 9th 10th 8th 9th 10th किससे कनेक्टेड है? 7th पेयर ऑफ रिब से कनेक्टेड है, अगेन बाय मींस ऑफ हाइयालिन कार्टिलेज. दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू स्टर्नम. याद रखना, 8th 9th 10th they are not directly connected to sternum. They are connected to 7th pair of rib by hyaline cartilage. Now 11th and 12th pair of rib on both the side. 11th and 12th pair of ribs, they are called false ribs, floating ribs. फ्लोटिंग रिब बोलेंगे 11th और 12th को. यहां लिख देता हूं मैं. 8th 9th 10th को क्या बोलेंगे? पेयर false rib बोलेंगे इनको. false rib, or you can call it vertebrochondral ribs बोल रहे हैं. vertebrochondral false rib बोलो या vertebrochondral ribs बोलो. false ribs और vertebrochondral ribs. ठीक है. रीजन बोल तो क्या बोलेंगे? 8th 9th 10th pair of ribs are connected to 7th pair of rib by hyaline cartilage. लिख दीजिए 8th 9th 10th connected to 7th. 8th 9th 10th connected to 7th by means of hyaline cartilage. याद रखना, इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं. एग्जाम में क्या करते हैं मालूम? हाउ मेनी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स आर प्रेजेंट? ऑप्शन में 3 रखते हैं, 6 रखते हैं, 12 रखते हैं, या 12 पेयर्स रखते हैं. तो याद रखना, मैं पेयर में बोल रहा हूं. 8 9 10 पेयर बोल रहा हूं. पेयर बोलते ही 6 हो गए ना. पेयर मतलब 6. अभी देखिए नेक्स्ट 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब. 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब को हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे. 11th and 12th pair of ribs are called floating ribs because they are free. They are free in ventral side. अच्छा, ventral side free है. Ventral side free है, dorsal free नहीं है. Floating ribs बोल तो पूरा क्या, दोनों तरफ से फ्री नहीं है. Floating ribs they are free on ventral side. और ये रिब्स है ना, 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है जाके किडनीज के ऊपर कवर कर देते हैं, तो किडनी को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है. अब यहां पे एग्जाम में क्या कंफ्यूज करेगा, देखिए रिब्स आर टोटली 12 पेयर्स एंड दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम डॉर्सली. गलत. दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम वेंट्रली. स्टर्नम कहां है? वेंट्रल साइड. स्टर्नम लिख ले सकते हैं. स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, चेस्ट बोन. फ्लैट बोन और चेस्ट बोन बोल सकते हैं इसको. फ्लैट बोन और चेस्ट बोन भी बोल सकते हैं स्टर्नम को. फ्लैट बोन, चेस्ट बोन. स्टर्नम ओनली वन है, वेंट्रल साइड है. विच साइड? वेंट्रल साइड. पूरा हो गया. 24 रिब्स के बारे में आ गया. 24 + 1 स्टर्नम 25 कंसिडर करूंगा मैं इधर. रिब्स 24 ही हैं, स्टर्नम अलग से एक. क्लियर? और एक बात, ईच रिब इज बाइसिफेलिक. अब ये क्या निकला नया? ईच रिब इज बाइसिफेलिक. That means each rib is connected
Each rib is connected to vertebral column dorsally. Connected to vertebral column dorsally by two articulations. By two articulations. अच्छा, दो जॉइंट रहेंगे वहां पर, टू articulations रहेंगे. Each rib is bicephalic. हर एक रिब बाइसिफेलिक है. इसका मतलब ईच रिब इज कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली जाके कनेक्ट होना है. बाय हाउ मेनी आर्टिकुलेशंस? टू आर्टिकुलेशन. व्हाट इज टू आर्टिकुलेशन? टू जॉइंट्स. जैसे ये डायग्राम तो हो गया होगा आपका. हायालिन कार्टिलेज कितने बार है अब तक? 2 टाइम्स आ गया है. देखिए, मतलब अगर मैं रिब को ड्रॉ करके दिखाऊं, ये रिब ऐसे रहेगी. डॉर्सली जाने के बाद हर एक रिब जो है ऐसे रहेगी. टू आर्टिकुलेशन, हर रिब ऐसा रहेगी. ठीक है, समझ गए? मतलब यहां पर ये बैक साइड जो है बैकबोन है हमारी. ये बैकबोन के क्या है? वर्टिब्रे हैं. और ये रिब है. ये रिब के दो आर्टिकुलेशन दिख रहे हैं आपको, टू आर्टिकुलेशन डॉर्सली. अब स्टेटमेंट आया एग्जाम में, गलत है या सही है? सोचो जरा. Ribs are called bicephalic because each rib is having two articulation, one on dorsal side, one on ventral side. गलत. मैं टू आर्टिकुलेशन किसकी बात कर रहा हूं? टू आर्टिकुलेशन डॉर्सल के ही बात कर रहा हूं. Each rib dorsally connected to vertebral column by two articulation. उस स्टर्नम का तो अलग कनेक्शन है, वो काउंट नहीं कर रहा मैं यहां पर. सारे रिब्स स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहते. ऑल रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम. गलत है ना? मोस्ट ऑफ द रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम, लेकिन फ्लोटिंग रिब्स, टोटल फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन 4. टोटल फ्लोटिंग रिब्स 4. 11th पेयर एंड 12th पेयर. सबसे पहले नंबर में कंफ्यूज होने वाले हैं, पेयर में, अनपेयर्ड में. इधर मैं पहले से बोल रहा हूं. डॉर्सल वेंट्रल दूसरा पॉइंट, वहां कंफ्यूज होने वाले हैं. आराम से कंफ्यूज कर सकते हैं. देखिए, एग्जाम लिख के आने के बाद ऐसे लगेगा कि शायद टॉप मैच करूंगा, पूरे मार्क्स मेरे से 120. लेकिन कंफ्यूजन इतने हुए कि बहुत सारे मार्क्स कट हो गए, वरना टॉप मैच था. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा, है ना? तो ये सारे अगर मिस्टेक्स कम करना चाह रहे हैं, एरर्स कम करना चाह रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ना बोल के ऐसा नहीं रहता. बच्चों के माइंड में क्या बैठा हुआ है? बोलते ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, बाहर का पढ़ेंगे तो पूरा आउट ऑफ आउट आएंगे और नेशनल रैंक हमारा रहेगा. ये सब गलत बात है. सबसे पहले जो है, सेम थिंग पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है. ये बहुत चीज मुश्किल है कि सेम चीज बार बार पढ़ना है. मुश्किल है, आसान नहीं है. क्योंकि हर बार लगेगा क्यों पढ़ रहा भाई इतना, क्या है? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. लेकिन एग्जाम में वहां पे जाते ही कंफ्यूज ऐसे ऐसे कर देंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. वो कंफ्यूजन, एरर्स कम करना है तो रिवीजन इज द सॉल्यूशन. रिवाइज करो, एरर्स कम होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब हम जा रहे हैं. देखिए, वो रिब्स का पूरा हो चुका है. अब ये रिब्स के बाद यहाँ पे एक और थोरासिक केज किसको बोलेंगे? थोरासिक केज. थोरासिक केज. थोरासिक केज मतलब थोरासिक वर्टिब्रे ले लेना है. थोरासिक वर्टिब्रे ले लेना है, प्लस रिब्स ले लेना है,
प्लस स्टर्नम लेना है। ये थोरासिक केज हो रहा है। बोन्स अगर बात करें तो सिर्फ व्हाट आर द बोन्स इन्वॉल्व इन थोरासिक केज बोले तो इतने बोन्स, थोरासिक केज बोन्स बोल के लिखिए। थोरासिक केज बोन्स इज इक्वल टू, डायफ्राम क्यों बोल रहे हैं भाई, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, थोरासिक केज बोन्स। अब यहां पे डायफ्राम लिखेंगे तो डायफ्राम इज नॉट ए बोन, thoracic cage bones is equal to thoracic vertebrae plus ribs plus sternum। ओके, तो अब पूरा टोटल कीजिए, कितने रिब्स कितने बोन्स के बारे में पढ़े हम, एक्सियल, कल से पढ़ रहे हैं हम एक्सियल स्केलेटन। स्कल देखिए मैं बता चुका हूं आपको, स्कल में 29 बोन, वर्टिब्रल कॉलम आज ही पढ़े 26 बोन्स, और एक स्टर्नम प्लस रिब्स 24, पूरा टोटल करो कितना हुआ ये, 80 हो गया ना। मतलब ये एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स हो चुके हैं, 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन इतने छे। ओके, अगर किसी को क्रेनियम में स्कल में डाउट है तो पूछ लीजिए, समझे, खोपड़ी में वगैरह कुछ डाउट है तो, स्कल में कुछ डाउट है नहीं है, स्कल में जो कई बच्चे पूछ रहे हैं स्फिनॉइड बोन 1 है या 2 है, स्फिनॉइड बोन ओनली 1 है, यहां से लेकर यहां तक, जरा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। यहां पर बच्चे समझ रहे हैं बिहाइंड द आई, यहां पर एक स्फिनॉइड बोन, यहां पर एक स्फिनॉइड, वैसा नहीं है, स्फिनॉइड बोन ओनली 1 है, अनपेयर्ड है। एंड की स्टोन बोन बोला था मैं, ठीक है, जैसा ये पेन ऐसा ऐसा रखे ना फ्लैट हॉरिजॉन्टली, ऐसा रखे हुआ है स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन अंडर द आईज इन एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कल, इथमॉइड बोन। लैक्रिमल बोन हर आइस के नीचे एक, हर आइस के नीचे एक बोन है, लैक्रिमल बोन। एंड देन स्कल में जो है और एक क्या था वो, फ्लोर ऑफ द नाजल कैविटी, फ्लोर ऑफ द नाजल कैविटी में कौन सा बोन आया था, उमर बोन आया था। चलिए ये हो गया देखिए एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट हम आप पहुंच रहे हैं देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज इक्वल टू गर्डल्स और क्या, लिम्स। गर्डल में दो टाइप, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और लिम्स में दो टाइप, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब। तो गर्डल अगर पेक्टोरल गर्डल बात करेंगे तो 2 into 2 कर दीजिए, 4 बोन्स, पेल्विक गर्डल जस्ट 2 बोन्स, pelvic girdle just 2 bone, forelimb 30 into 2 60 bones, hind limb 30 into 2 60 bones। हो गया ना 126 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल का मतलब बताइए, पेक्टोरल गर्डल का मतलब, पेक्टोरल गर्डल क्या है, आर्टिकुलेशन है, इट इज द आर्टिकुलेशन ऑफ फोर लिम्ब टू दी एक्सियल स्केलेटन। ये आपका हाथ ले जाकर एक्सियल स्केलेटन से कनेक्शन देना, उसको हम बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल। व्हाट इज पेक्टोरल गर्डल, आर्टिकुलेशन ऑफ फोर लिम्ब
टू द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन से कनेक्शन देना है, तो ये होगा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, व्हाट इज पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल क्या है? पेल्विक गर्डल इज आर्टिकुलेशन ऑफ, यस, हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स को कनेक्शन देना है, हाइंड लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना है, दिस इज पेल्विक गर्डल। तो सारी चीजें आ गए आपको, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। सो मेन जो टॉपिक है, जरा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्कल वाली टॉपिक में, स्कल वाली टॉपिक में, स्कल में क्या है ना, वो जितना भी बुक में दिया ना, हर एक लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ओके। अभी जो है ये सारे स्टूडेंट एक नया जो है आप ये स्टार्ट करना वर्क कि यू हैव टू मिनिमाइज द टाइम, मिनिमाइज द टाइम फॉर रिवीजन, है ना, रिवीजन आप करना है, और टॉपिक बढ़ते चले जा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको मालूम हो रहा होगा रिवीजन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे ही रिवीजन फाइनल में भी होने वाला है। तब कैसा करेंगे? 38 चैप्टर्स बायो के, पूरे मिला के 97 चैप्टर्स, कैसा रिवाइज करेंगे इतना सारा? बोल तो यू हैव टू मिनिमाइज द टाइम फॉर रिवीजन। कैसा करेंगे मिनिमाइज? बोल तो अभी से करना पड़ता, लास्ट में 1 मंथ में नहीं कर सकते, दिस इज द करेक्ट टाइम नाउ। अब आप कैसे करना, जस्ट रीड द रिब्स पैराग्राफ, रिब्स को एक बार अच्छे से पढ़ो, नोट्स में पढ़ लिए ना हम, एक बार रिब्स अच्छे से नोट्स में पढ़ो, बुक में पढ़ो, उसके बाद आपको सारे चीजें मालूम होते हैं। ट्रू रिब्स 7 पेयर है, फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स है, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स है। ये साइड में अगर लिख दिया तो कैसा रहेगा मार्जिन में? और रिब्स बाइसिफेलिक अंडरलाइन कर दो, रिब्स बाइसिफेलिक, हायालिन कार्टिलेज को अंडरलाइन कर दो। अब वो पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बचा पढ़ने के लिए। जब भी आप रिवीजन करना चाह रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये रिब वाले पैराग्राफ में गए, मार्जिन में क्या लिखा हुआ था? ट्रू रिब्स 7 पेयर, फॉल्स रिब्स 6 पेयर, 3 पेयर्स, फॉल्स रिब्स 3 पेयर, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर पढ़ लिए, हायालिन कार्टिलेज पढ़ लिए, और रिब्स बाइसिफेलिक खत्म, 1 मिनट में हो गया पूरा काम। वरना जो है आप क्या करेंगे, रिब्स का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरा एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई आपके फ्रेंड बात करेंगे, शायद ऐसा होगा, तो डिस्टरबेंस में फिर क्या पढ़े थे फिर एक बार पढ़ो, तो ऐसा नहीं होना आपका, है ना, टाइम मिनिमाइज करना है तो ये टेक्निक यूज करना, मार्जिन पॉइंट्स रेडी होना, और मार्जिन पॉइंट ऐसे कीवर्ड्स रहना। अब जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या याद रखना है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टरने होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टरने होते हैं उनका साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कैमिलो गोल्गी डिस्कवर किया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज हेल्पिंग फॉर पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, अंडरलाइन करके रखे, हो गया खत्म। लाइसोसोम एक्टिव एट एसिडिक पीएच, इनएक्टिव एट अल्कलाइन पीएच, अंडरलाइन करके, कितना अच्छा है। ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अंडरलाइन। अगर आप ये सारी चीजें अंडरलाइन नहीं करें तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, यू हैव टू रीड इट अगेन। मार्च में पूरा पढ़ो, अप्रैल में पूरा पढ़ो, ऐसा पूरा नहीं पढ़ते कोई भी, काम की चीजें मार्कआउट करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।